हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका एक प्रयास के यूट्यूब चैनल पे। और हम सब एक सीरीज में बात कर रहे हैं जहां हम डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट पेपर जो हर संडे आपके एक प्रयास के कोचिंग में होते हैं। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि अपने उस टेस्ट का एक डिटेल डिस्कशन हर टीचर अपने आप में करेंगे। रीजनिंग मैं करूंगा, इंग्लिश आलोक सर कर रहे हैं, मैथ्स के बारे में बात करते हैं निखिल सर, और जीएस आपको लेकर आते हैं विनीत सर। तो हम उस श्रृंखला में शामिल हैं, लेकिन अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं क्योंकि ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस एग्जाम के लिए उसके मॉक देना सबसे जरूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि मॉक इस बात को ताकीद करता है, इस बात को बताता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपका लेवल केवल बनाने तक है या उसके साथ आपकी स्पीड जारी हो चुकी है, स्पीड लागू है। क्योंकि कंपटीशन एट द एंड आपसे केवल नॉलेज नहीं मांगता, आपकी स्मार्टनेस है, आपकी एक्यूरेसी है, और वो एक्यूरेसी टाइम फ्रेम के अंदर है। तो अगर आप अपने आप को मॉक नहीं लगाकर तय कर रहे हैं, मॉक लगाकर आप तय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तैयारी नहीं कर पा रहे, केवल पढ़ रहे हैं। तो दैट्स वाई मॉक आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ठीक है, हर बार हम मॉक लेकर आ रहे हैं, मॉक संडे को होता है, कुछ लोग उस मॉक को नहीं दे पाते, इट्स ओके। तो आपने मॉक दिया है तो हम आपसे आज बात करेंगे। और जो ऑनलाइन मुझे देख पा रहे हैं उन्होंने मॉक नहीं दिया है, तो आप इस वीडियो को देखने के उस तरीके में पॉज करिए, सवाल आते ही उसको पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर आगे वीडियो देखेंगे। तो दोनों लोग ही साथ मिलकर आज हम अपने एसएससी के उस मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं जो आपने इस संडे दिया था। इस संडे देने का मतलब आपने इस टाइप के मॉक दिए होंगे, ठीक है, यही पेपर है आपका। चलिए, और जिन लोगों ने ऑनलाइन देखना है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए तो आज की क्लास ही मॉक है। तो आप इन सवालों को पॉज करिए, बनाइए और फिर आगे के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग इन सवालों को बताएंगे कि आपसे क्या क्या गलती हुई है। दोनों लोगों को साथ मिलकर हम आज बात करेंगे। तो चलिए, बहुत टाइम नहीं लेते हैं, डिस्कस शुरू करते हैं। आपके सवाल में या आपके टेस्ट का पहला सवाल यही था, और ये मिरर इमेज है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। जो इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं, पॉज करिए, आंसर लगाइए और फिर देखिए, और जो ऑफलाइन है उन्होंने उनको तो आंसर बताना है। चलिए भाई, क्या आंसर लगाया था? गुड, बहुत लोगों ने लगाया है और एक ही आंसर दिख रहा है, तो इट्स ओके। फिर भी हम बात करेंगे मिरर इमेज की। तो यहां पर यह सवाल था कि अगर मिरर इमेज है तो कौन सा इमेज बनेगा, यानी यहां आईना लगा है तो कौन सा इमेज आएगा। तो मैंने ये बात बताई कि अगर हम मिरर इमेज देख रहे होते हैं तो मैंने ये बताया था चीजें ठीक सामने उतनी दूर बनती हैं, यानी कुछ ऐसा कि अगर आईने में आप खड़े हैं तो अगर आप आईने से 5 मीटर की दूरी पे खड़े होते हैं तो आपकी इमेज भी आपसे 5 मीटर की दूरी पर होगी। ये बात मैं अपनी क्लास में कहता रहा हूं। तो सिमिलर वन यहां भी अगर आप ये सिद्धांत देखें, दूसरा ये भी सिद्धांत ये जोड़ा था कि अगर आईने के सामने आपका सर है तो सर के सामने सर, यानी कि चीजें ठीक सामने उतनी दूर बनती हैं। इस बात को लेकर अगर मैं यहां सोचूं तो मेरे पास आईना यहां है, तो आईने के सबसे नजदीक में आप ये पोर्शन देख पा रहे हैं स्क्वायर, तो जो पिक्चर बनेगा उसके इस पोर्शन में यहां पर ये सेम पिक्चर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पर ऐसा पिक्चर नहीं है, तो एलिमिनेट, हमेशा मैंने कहा कि मिरर इमेज के मामले में या फिगर रीजनिंग के मामले में एलिमिनेशन प्रोसेस को ज्यादा प्रेफर करेंगे। यहां पर आपके पास ये चीज मिसिंग है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहां दो बात बटी। अब इन दोनों में मुझे अंतर इस पोर्शन पर दिख रहा है, तो मैं इस पोर्शन को ऑब्जर्व करूं कि यहां पर मेरे पास ऐसी कोई लाइन है नहीं, यहां कोई लाइन है नहीं, जबकि यहां एक लाइन मेंशन कर दी गई है। तो दैट्स वाई ये भी रॉन्ग, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी सवाल था और सब लोगों ने सही जवाब दिया है। अच्छा, और बहुत लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, उनकी ये डिमांड आई कि सर वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी करूं, लेकिन फिर से जोड़ दे रहा हूं, जिन लोगों के लिए ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, वीडियो पॉज करिए, टेस्ट दीजिए और फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। और आप लोग तो आंसर बताइए। इस बार पूछा गया है ऑड वन आउट, उस आकृति का चयन कीजिए जो औरों से भिन्न है। अलग होना, तो अलग होने का मतलब किसी एक को चुनना और बाकियों को यह बताना कि वो एक जैसे कैसे हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं
तो दो लाइनें हैं और दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ, दो लाइनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ, जबकि यहां ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि तीन सेट ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर है और ये नहीं है। तो ये बहुत इजी सवाल है, मतलब आप इसको बहुत लेवल मत मानिए, लेकिन मुद्दा ये है कि एसएससी में ये 25 सवाल आते हैं और आपके पास मैक्सिमम टाइम 7-8 मिनट का है। अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, यानी कि आप सोचिए कि 25 सवाल 10 मिनट, यानी एक सवाल पढ़ने का भी आपके पास टाइम नहीं है। दैट्स वाई यहां स्पीड में चीजें बात करेंगे, तो जल्दी जल्दी बात करें। नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 था आपकी शीट में। चलिए बताइए भाई आप लोगों का क्या आंसर है। अच्छा नहीं आता, ओके। हाँ, ऑनलाइन वाले भी पॉज करके इसको आंसर करके देखेंगे और आप में से बताइए क्या किया आंसर आपने। ओहो, इसमें दो आंसर आ गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये कैलेंडर का टॉपिक है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है गुड एंड वेल, नहीं पढ़ रखा तो हम जब पढ़ेंगे तो और बेहतर करेंगे। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। कैलकुलेटिव मेथड है, लेकिन मैं उधर जाऊंगा नहीं क्योंकि एग्जाम के लिए वो है नहीं। हम बात करेंगे इस पर ट्रिकी मेथड की, और वहां पर मैंने कोड बताया था। जैसे एक सवाल है आपके पास अभी कि 13 मार्च, हाँ जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो कोड बताएंगे। इस दिन आपको बताया गया है कि ये संडे है। मुझे नहीं पता कि इस दिन क्या था, इसने बताया है कि संडे है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या था। तो मैं जब कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो मैं इसके कोड की बात करता हूं। तो कोड क्या है भाई बताइए। तो यहां पर आपने बताया, अच्छा गुड, 13 और मार्च के लिए कोड यही पढ़ा था ना हमने, 144025036 और 146। ये साल के 12 महीनों के हम कोड याद करते हैं। जब मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो और डिटेल से बताऊंगा। तो यहां मार्च है, तो जनवरी फरवरी और मार्च, तो मार्च के लिए हम कोड देंगे 4। ये कोड याद करना होता है और बहुत आसान है, कभी पढ़ाऊंगा तो बात करेंगे। 13 मार्च और मार्च के लिए जनवरी फरवरी मार्च और मार्च के लिए कोड देंगे 4। 2000 के लिए कोड देंगे 6। 19 और 19 साल में कितने लीप ईयर, कितने, ओके 19 साल में 4 लीप ईयर, गुड, अपॉन 7। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहां पर मेरे पास ये यहां पर बात करें तो आपके पास बच जाएगा 6। ये रिमाइंडर, यानी कि यहां पर रिमाइंडर निकालने की बात हो रही है। तो जब रिमाइंडर की बात करेंगे तो यहां पर आपके पास बच जाएगा 14 5, तो 6 4 10, तो ये बचा आपके पास 3, 6 3 9 2 और 2 और 5 गया तो बचा आपके पास 4। और 4 को संडे कहा गया, तो संडे आपने कितना याद किया है, तो आपका जवाब है 1। तो 4 को संडे बोलना यानी -3, जो भी दिन आ रहा है उसमें 3 दिन घटकर बोलना। हाँ, जिन लोगों ने कोड कर रखा नहीं कर रखा उनके लिए अलग से समझाऊंगा बाद में। अभी तत्काल ऐसे समझिए कि 4 को 3 कहना यानी कि 4 को 1 कहना, यानी कि आप 3 दिन कम कह रहे हैं। तो ये बात फिर से यहां कि 2 जून 2019, इसके लिए आप लिखेंगे 2, और जून के लिए भी आपने बात की जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो आपने याद किया था 144025। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो यहां पर लिखेंगे 5, और 2019 के लिए तो +6 19 और 4 अपॉन 7। तो ये कट गया यहां पर आपके पास आया 5, और ये 5 4 9 यानी 2 और 6 2 8 यानी 1। तो 4 को 3 कहना यानी कि -4 को 1 कहना यानी -3। तो यहां आपके पास बचा 1। 1 को मैं 7 1 8, 1 को मैं 8 भी कह सकता हूं क्योंकि 7 दिन जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता कैलेंडर में। तो 4 को 1 कहा, 3 दिन कम, तो 8 को 3 दिन कम कहेंगे तो 5, और 5 के लिए हमने याद किया है थर्सडे। ये तो हो गया ट्रिकी मेथड। हाँ, आपका जो कहना है कि सर 2019 यहां भी है और 2019 यहां भी है, तो इसका कोड ना करें, मत करिए, अच्छी बात है। चलिए, तो फिर से जल्दी से बता दूं कि मैंने क्या बोला। मैंने कोड के रूप में बात की कि आपके पास सवाल है कि 13 मार्च 2019 को संडे था, तो आप 13 मार्च के लिए आपने याद किया है। ये कह रहे हैं सर 2019 दोनों में है तो हटा लीजिए, तो हाँ हटा सकते हैं, मैंने क्लास में बताया था, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। तो ये बात कह रहे हैं कि 13 मार्च अपॉन 7, तो यहां पर 2 और जून
अपॉन 7। तो जो यानी यहां सॉल्व करते तो यहां होता 3, और 3 को संडे यानी कि 3 को 1 कह रहे हैं तो इस बार -2 कह रहे हैं, यहां पर कट जाएगा तो 0, 0 को -2 करेंगे यानी कि 7 में -2 करेंगे तब भी 5, और 5 के लिए तब भी थर्सडे। यही तरीका है ना आपका? तो हाँ कोई बात नहीं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ कुछ लोग जो इसे ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज उनके लिए बात कर लेते हैं। ये एक टॉपिक है जो कोड से याद कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी होगा, वरना कैलकुलेशन कि यहां से यहां तक का ऑड डे निकालना, इतना टाइम आपके पास नहीं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून हर एक ऑड डे निकालें, कैलकुलेट करें। बन जाएगा बट मैं उस मेथड को प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम के लेवल पर वो लंबा कैलकुलेशन है। गलती से अगर 2-4 साल और आगे की बात हो जाए तो और कैलकुलेशन में जाएंगे। तो दैट्स वाई हम कोड के रूप में बात करेंगे, और जिनको ये कोड आता है तो वो समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आता तो ये टॉपिक जब मैं ऑनलाइन शुरू करूंगा, पढ़ाऊंगा क्लास, तो भी आप ये सीख सकते हैं। तत्काल तो आप इतने से काम चला लीजिए। चलिए, क्योंकि वीडियो लंबी करनी नहीं है। नेक्स्ट सवाल भाई बताइए। ओके, वेरी गुड, सही है, सबों का आंसर सही है। हाँ, इसमें बताने की जरूरत नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि सब एक्सपर्ट हो गए हैं। गुड, तो ऑनलाइन वाले में बताएंगे। यहां पर बोला गया है कि वेन डायग्राम, कि इसमें कौन सा ग्रुप है जो इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं देखूं, ये बोलता है पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, बार्बर यानी कि नाई, और फ्लावर। तो ऑब्वियस है कि एक नाई राजनीतिक हो सकता है, एक वर्सन कुछ भी हो सकता है। तो एक नाई जो बार्बर है वो पॉलिटिशियन हो सकता है, लेकिन फ्लावर तो एकदम अलग अलग चीज है। तो ये तो पहली ही लाइन यहां डायग्राम में सही हो रही है। आप आगे भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। वाटर, लिक्विड और ऑयल, तो लिक्विड के अंदर ही वाटर और वही ऑयल, लिक्विड के अंदर वाटर और ऑयल, क्योंकि वाटर और ऑयल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लिक्विड, तो ये डायग्राम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मैन, स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन, तो स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ी या तो मैन होंगे या तो वुमेन होंगे, और वे दोनों स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। तो ये भी ये डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हाथ, पैर और शरीर, तो बॉडी के अंदर ही हाथ और पैर, तो ये भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली ही बात सही थी, तो सबका आंसर सही है। वेल एंड गुड, और ऑनलाइन में भी देख लेंगे, सब लोग सही होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बताइए क्या आंसर बनाया है आप लोगों ने। गुड ओके, तो सबका आंसर सही है ऑलमोस्ट। अच्छा, आपसे नहीं बना, ओके देख लेते हैं। हाँ, बाकी लोग जो देख रहे हैं, मैं फिर से आज वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा। यहां पर बोला गया कि अगर ही का कोड 41 है, तो अल्फाबेट के अनुसार आपने इसको याद किया हुआ 8वें पर और इसको याद किया है 22वें पर। इसकी कैलकुलेशन अपोजिट से भी, सॉरी, इसको याद किया है 8वें पर और इसको याद किया है 5वें पर। यहां अगर मैं बात करूं अपोजिट लेटर, यानी कि अल्फाबेट में ए से जेड है, तो एच 8वें पर है और ई 5वें पर है। लेकिन अगर इसी बात को मैं एच को गिनना चाहूं जेड की ओर से, तो हमने ये बात की थी कि जेड की ओर से गिनती निकालने के लिए 27 में घटा देंगे। तो मेरे लिए 27 माइनस 5, तो मैं कह सकता हूं 22। तो यानी कि इस एच को मैं 22 कह सकता हूं 22 फ्रॉम, सॉरी एच कह रहा हूं, ये ई है, ई 5वें पर है। तो जेड की ओर से अगर मैं इसको निकालूं तो 27 माइनस 5, 22। और ये बात निकालना नहीं है, ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस के साथ ये दिखना चाहिए, वरना आप यहां टाइम ज्यादा लगा देंगे। तो ई 5वें पर है, लेकिन जेड की ओर से आप इसे कहेंगे तो 22वें पर है। सिमिलर वन, अगर ए से जेड है और एच आपके लिए 8वें पर है, ए की ओर से 8वें पर, तो जेड की ओर से निकालने में 27 माइनस 8 यानी 19वें पर है। तो ये आपको रिवर्स ऑर्डर की काउंटिंग भी याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका स्पीड तो फर्क पड़ता है। तो आते हैं यहां पर सवाल के अंदर, अगर लॉजिक गौर करते तो लिखने वाले ने लिखा ही, और ही 8वें पर है, लेकिन जेड की ओर से ये 19वें पर और ये 22वें पर। और अपोजिट नंबर देखें तो इन दोनों को जोड़ा गया है, और इन दोनों को जोड़कर ही आप लिख रहे हैं 41, क्योंकि 22 और 19, तो एक इधर आ जाएगा, ये 20 और 20 और 21 41। और यहां लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा।
अगला पैटर्न भी देखें तो इसने लिखा है सी, तो ऑब्वियस है अभी आपने जोड़ा है यहां 19 और 22, और एस को याद किया 19वें पर, लेकिन जेड की ओर से देखेंगे तो 8वें पर। तो यहां पर 41 और 8 49 और ये दिख रहा है। तो ठीक आपसे पूछा गया THEM, तो यहां भी M 14 पर, ये 22वें पर और ये 19वें पर, तो ये 7वें पर। तो हम कह सकते हैं रिवर्स ऑर्डर की गिनती, जेड की ओर से अल्फाबेट की जो काउंटिंग है उसको लिखकर यहां जोड़ दिया गया है। और यहां तो हमने पहले ही जोड़ रखा था 41, ये दिख रहा है 41 है। 41 में 7 जुड़ा तो 48, 48 एंड 14, और 48 8 4 12, तो 62 इज आंसर। सिंपल सवाल था। चलिए अगले सवाल पे चले। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। 25 सवाल आए थे और मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर दूसरे भी डिस्कशन है, तो दैट्स वाई जल्दी जल्दी करते हैं। और जो ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, जिन्होंने जो इसे यूट्यूब पर देखेंगे, प्लीज वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, बनाइए और फिर आंसर दीजिए। यहां पर बात करें तो यहां सवाल है AT का कोड आपको WD लिखा गया है। तो ऑब्वियस है कि आप देख रहे हैं कि ये 20 और ये 23, ये 1 और 4, तो आप कह सकते हैं इसको पलट कर +3 की पोजीशन बना दी गई है। 20 से 3 आगे और A से 3 आगे। अगर मैं अगला भी देखूं तो STO, तो यहां कह सकते हैं +3, क्योंकि O से 3 ज्यादा R 15 18, 1 तो 4, 1 और 4 और 3 7, और यहां 19, तो 19 और 3 22। तो अब आपको ब्लर का कोड निकालना है, तो आपको पूरा कोड नहीं निकालना है, आपको एलिमिनेट करना चाहिए। तो यहां R है, तो R 18, तो 18 में 3, तो U, तो ये वाला ऑप्शन गया। फिर आप आए तो यहां पर आपके पास U 21, तो 21 में 3 ज्यादा तो 24, और यहीं पर आप आंसर दे देते। तो कोडिंग डिकोडिंग में पेन नहीं चलाना होता। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि अगर आपने लॉजिक पकड़ ली तो बस आपको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डायरेक्शन का सवाल है। सबने बनाया था भाई? हाँ चलिए ठीक है, तो सबने बना रखा है, तो वेल एंड गुड। क्या क्या आंसर आया है? अच्छा बना ही नहीं आपसे, ओके ठीक है। आपसे क्या आया? आपका A है, आपका C। ओके चलिए अलग अलग आंसर आ गए हैं, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने बनाया है अच्छी बात है, हम इसे दोबारा बना लेते हैं। देखते हैं क्या है भाई। ये कह रहा है कि A इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ C। A C के नॉर्थ में 12 मीटर है, तो रेफरेंस है A C के नॉर्थ में 12 मीटर है, D रेफरेंस है और C के नॉर्थ में A। फिर बोला गया G इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ D, रेफरेंस है D, और D के वेस्ट में G 10 मीटर। और ये तो पता ही होगा कि पेपर में ऊपर की ओर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। चलिए F इज 8 मीटर साउथ ऑफ B, तो फिर से एक और रेफरेंस है B, और B के 8 मीटर साउथ F, बाद में जोड़ेंगे। फिर बोला गया B इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ G एंड D, B G और D के ठीक बीच में है, तो G और D यहां था तो B यहां होगा, और B से 8 मीटर F, ये अगर इससे जोड़ेंगे तो B G और D के ठीक बीच में, यानी ये 5 और ये 5, ठीक है, और इसके नीचे F, तो ये बात यहां जोड़ दी गई है। आगे चले तो बोला गया E इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ B एंड F, E B और F के बीच में है, तो यहां पर E है, तो 4 और 4, ठीक है। D इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ A एंड C, तो 6 और 6। चलिए एक बार इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो बड़ा वंश तो यही बना है। इसी को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये कहता है G B D, और ये 5 और 5, क्योंकि इसके बीच की दूरी 10 मीटर बताई गई थी। B के नीचे 4 के बाद आया E, और उसके 4 F। डन। अब यहां बात करें A D और C, तो D मिड में है, तो A ऊपर और यहां 6,
और सी और ये 4 ये 6, ये ध्यान रखेंगे दूरी आमने सामने नहीं है। तो अब बोला गया विच स्टेटमेंट इज राइट, कौन सा कथन सत्य है। सी इज साउथ ईस्ट ऑफ एफ, सी एफ के साउथ ईस्ट तो नहीं हो सकता, वो नॉर्थ ईस्ट है, दैट्स वे रॉन्ग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बाद में देख लेते हैं, पहले डायरेक्शन देख ले। ई इज साउथ वेस्ट ऑफ डी, तो ई इज साउथ वेस्ट ऑफ डी, ऑफ कोर्स यही बात आ गई, डी के रिस्पेक्ट में ई साउथ वेस्ट है, ई इज साउथ वेस्ट ऑफ डी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए ज्यादातर लोगों का यही भी था, तो बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बन गया ये लेटर सीरीज, मिसिंग लेटर सीरीज है, हाँ कह सकते हैं। चलिए आइए इसको देखें। तो यहां पर मैंने बोला था कि जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इसको हिस्सों में बांट दीजिए। पहले काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, तो मैं तत्काल इसे 6 के हिस्से में बांट दूं। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 के टुकड़े, 3 टुकड़े बनेंगे। और ये पैटर्न ही अपने आप में दिखा कि लास्ट में यहां भी एस दिख रहा है, यहां भी एस दिख रहा है, यहां भी एस दिख रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं सेकेंड पोजीशन पे आई, सेकेंड पोजीशन पे आई, सेकेंड पोजीशन पे आई, तो एक फिक्स पैटर्न है मास्टर की सीरीज। तो यहां पर एस आई डबल एफ वाई एस, एस आई डबल एफ वाई एस, एस आई डबल एफ वाई एस, यानी कि जो कम है वो भर दीजिए। तो एस आई डबल एफ वाई एस, हर बार ये सीरीज मिल गई, तो आपका आंसर एफ एस डबल एफ, एस डबल एफ एस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत इजी था, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हुए। ये गलती नहीं होनी चाहिए है गलती क्या किसी की? नहीं है। चलिए तो यहां तो ये टॉपिक पढ़ाया हुआ था, यहां पर बोला गया है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, यानी कि 2 डाइस दिए गए हैं, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, ये जवाब देना है। क्या जवाब है? ओके, कैसे, क्यों है? गुड। तो ये बताया था डाइस में कि जो दोनों में दिखता है उसके पीछे वही जो नहीं दिखता, तो 6 के अपोजिट, यानी कि 6 का नंबर अगर है तो 6 के नंबर के अपोजिट वो नंबर होगा जो नहीं दिखता। और हमें नंबर कौन सा नहीं दिख रहा? 5। और ऐसे भी 6 है तो 3 और 2 उसके अपोजिट नहीं हो सकते, वो तो बगल में आ जाएंगे, तो 3 और 2 कैंसिल। 6 के अपोजिट 1 और 4 नहीं हो सकते, तो 6 के अपोजिट 1 और 4 हटा दिया, तो जो बच गया वो आंसर है। और ये बताया था कि जब 2 डाइस दिए गए और उसमें कुछ भी ऐसा नंबर जो दोनों में दिखता है उसके पीछे वही जो नहीं दिखता, तो 6 के अपोजिट 5। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऑड वन आउट, और बहुत इजी वाले सवाल होते हैं ये, और इस पे आपको स्पीड ही देखी जाती है, नॉलेज नहीं देखी जाती। यहां पर जो सवाल है ये अगर आप नंबर याद करें तो पी की पोजीशन है 16, M13, L12 और H8। यहां पर बात करें तो 9, I9, F6, 4 एंड Q17, N14, M13 और I9। ये V22, S19, R18 और N14। अगर आप इसको नंबर में लिखें तो शायद सवाल आसानी से बन जाए। इसके बीच का डिफरेंस है 3, इसके बीच है 1 और इसके बीच है 4। यहां देखें तो 3, यहां है 2 और यहां है 3। यहां डिफरेंस देखें तो 3, यहां है 1 और यहां है 4। 3, 1 और 4। यहां भी देखें तो ये 3, 1 और 4। तो हम कह सकते हैं कि 3, 1 और 4 का डिफरेंस, 3, 1 और 4 का डिफरेंस इन तीनों में लागू है। ये एक ऐसा हिस्सा है जहां ये डिफरेंस लागू नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सिंपल सवाल है, मैं बहुत टाइम नहीं दे रहा, बहुत आराम से नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में एट द एंड स्पीड मुद्दा है, इसलिए वीडियो बहुत लंबी बनाने का मूड भी नहीं है। तो इसलिए जल्दी जल्दी आंसर देंगे और बाकी लोग इसको पॉज करके आंसर देंगे। चलिए, ये पेपर कटिंग का सवाल है, एक सवाल तो पेपर कटिंग का रहता ही रहता है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल कि
ये बोला गया एक बार यहां फोल्ड किया गया, फिर यहां, और जब वापस कट किया गया तो ये है। ओपन करने के बाद कैसा होगा? मैंने बताया था कि ओपन करना भी तो लुक लाइक मिरर इमेज है, कि अगर ये स्थिति है तो जब ये पहली बार ओपन होगा तो ये कागज नीचे से ऊपर गई है, तो ये वापस लौट कर यहां आना है। ये वापस जब लौटना है इसे, तो ऑब्वियस है कि इसी का इंपैक्ट नीचे पड़ेगा, जबकि यहां ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। आप गौर करेंगे ये दोनों अलग अलग हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये भी नहीं। ऑल्सो ये अगर लाइन है तो ये उस ओर जाने के बाद भी ये लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। यहां पर ये लाइन नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसल। ऑल्सो यहां पर भी अगर बात करें तो ये पिक्चर जब उस ओर रिफ्लेक्ट करेगी तो ये लाइन यू नहीं होगी कि इसके बीच कोई एक गैप हो जाए। यहां अगर आप देख पा रहे हो हल्का सा गैप है, और ये लाइन जबकि यहां एज इट इज मिरर इमेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई डाउट है? चलिए 12 कहा गया कि इस वाली श्रृंखला में अगर सभी रिप्लेस्ड डिजिट, ऑल द अल्फाबेट रिप्लेस्ड बाय डिजिट 2 एंड गिवन सीरीज, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ गिवन सीरीज? ओके, ये कह रहा है सवाल कि दी गई श्रृंखला में सभी वर्णों को, यानी कि जितने अल्फाबेट वाले नंबर हैं ए बी सी डी जो भी हैं, उनको बोला गया कि 2 से बदल दिया गया है, यानी उनके बदले लिख दिया गया है 2। तो नई श्रृंखला में संख्याओं का योग क्या होगा? पहले हम अल्फाबेट बाद में देखेंगे, पहले एट प्रेजेंट जो नंबर है उसको देखिए। तो मेरे पास है 8, अगला नंबर अगर मैं पढ़ूं तो 5, फिर 7 और 2, यानी एट प्रेजेंट 8 + 5 + 7 + 2, तो 8 2 10, 8 5 12, यानी ये तो सम ऑलरेडी 22 है। यानी अभी जो नंबर हैं उनका सम 22 है, लेकिन इसने कहा कि सभी अल्फाबेट को किससे बदल दिया गया है? 2 से। जितने भी अल्फाबेट हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे अल्फाबेट हैं जिनके बदले अब क्या लिख दिया गया होगा? 2। तो इसका मतलब 8 अल्फाबेट को 2 में बदल दिया गया, तो 8 दूना 16, और अगर 16 हो गए तो अब कुल कितने, इनका सम क्या? तो 6 2 8 और 2 1 3, 38। और बहुत बच्चों वाला सवाल है, एकदम इजी सवाल है। मुझे लगता है इतना आसान सवाल होना नहीं चाहिए, बट है, क्योंकि टाइम मुद्दा है, सवाल मुद्दा नहीं है। टाइम बड़ा मुद्दा है। टाइम का मतलब कि आपके पास 25 सवाल हैं और आपको वो पूरे के पूरे सवाल 10 मिनट के अप्रॉक्स में बनाने हैं, और ये रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो फुल मार्क्स दे जाता है। चलिए, डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर कई बार बताया हुआ है। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब क्या? अल्फाबेट जब आप डिक्शनरी में लिखते हैं, यानी डिक्शनरी में जब आप कोई भी वर्ड खोजते हैं तो अल्फाबेटिकली खोजते हैं। अब कई बार ये पूछा गया कि ये 6 के 6 नंबर डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे अरेंज होंगे। तो आप डिक्शनरी ऑर्डर जब लिख रहे होते हैं तो पूरा चेक मत करिए। वहां ये कहा गया है आपके पास ऑप्शन से बनाइए। जैसे यहाँ 2 है और 3 है, तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन में पहला या तो दूसरे नंबर वाला होगा या तीसरे नंबर वाला। आप एक साथ में जब 6 के 6 को कंपैरिजन करते हैं तो प्रॉब्लम में आते हैं। तो आप 2 और 3 में कंपैरिजन करिए। ये GI है और GR है, तो GI और GR डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? तो अल्फाबेटिकली GI आना चाहिए, यानी ये तो तय है कि ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब मैं इसमें आऊं तो इसमें दोनों में कह रहा है कि 6ठे नंबर वाला, फिर चौथे और पहले। तो आप 4th और 1 में देखिए, यहां GO है और GR है। अल्फाबेटिकली GO O यानी 15 नंबर पर है, तो ये पहले आएगा, तो 4 पहले आएगा, और ये आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नहीं कि बैठ के पूरा हम आंसर बनाने लगे, केवल एलिमिनेट करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, यहां पर ये सवाल आया था, इसमें कोई क्रम नहीं है क्योंकि इसका मतलब अलग अलग है। पेंशन, भाई पेंशन है, पेंशन का मतलब जो सैलरी के बाद कुछ पैसे मिलते हैं। एप्टीट्यूड आपका नॉलेज पूछा जा रहा है। कैप्टन यानी कप्तान। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। तो और ऑटोपेसी का मतलब होता है जब आप ऑटोप्सी कहते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, पोस्टमार्टम के समय जब शव का परीक्षण किया जाता है तो ऑटोप्सी कहते हैं इसको। तो ये पूरे शब्द को का एकदम अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पर कोई श्रृंखला या इस मीनिंग से कोई क्रम बन नहीं सकता।
तो यहां पर ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो ये देखिए क्या है, यहाँ P पहले नंबर पर है, यहाँ P दूसरे नंबर पर, कैप्टन का P तीसरे पर, ट्रॉपिकल में P चौथे पर और ऑटोप्सी में P पांचवें पर। तो अगली बार किस लेटर में P लास्ट में होगा? तो यहां पर ट्राइपॉड में है। और हंसिए मत, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन आया है। और आया है तो इसलिए हम ऐसे सवालों को मॉक में प्रेफर करते हैं कि आपके लिए जब एग्जाम में सवाल आए तो आप बहुत सोचने न लग जाएं, आपको कंफर्म लगे कि हाँ यही आंसर है, जल्दी से बता पाए। चलिए 15 सवाल पे आए। तो इसने कहा कि अगर A से Z तक के नंबर को 26 से 1 तक लिखा जाए, यानी उल्टा लिखा जाए, A को 26 और Z को 1 यानी उल्टा लिखा जाए, तो चैम्बर के, तो यानी कि अभी अभी मैंने बात की कि आपको नंबर अपोजिट में भी याद होने चाहिए, यही है। तो अगर मैं अपोजिट की बात करूं तो ये है इन तो 24, ये है 19, ये है 26, 14, 25, 22 और 18, तो 7 2 9 9, और आपको इससे जोड़ देना है, ऐड करना है। इसने बोला कि अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, तो R उल्टा लिखने पर 9 आएगा। ये नंबर आपको याद होने चाहिए। और अगर आप जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 5 28, तो 30 9, तो यूनिट डिजिट पे तो 9139, बाकी खत्म। इकाई अंक पे 9 आएगा और 139 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले। हाँ, ये भी एक सवाल है, इस टाइप के सवाल खूब मिलेंगे। बोला गया कि इस टाइप का एक समीकरण दिया गया है और इन समीकरण को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या, तो ये बहुत इजी दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं एट द रेट ऑफ की जगह मल्टीप्लाई सोचूं तो इन दोनों जगह मल्टीप्लाई, तो ये हो गए 15 और 7 या 21, और इसकी जगह मैं प्लस कर दूं तो 15 और 21 जुड़कर 36। तो ये इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है कि हम इसकी जगह एट द रेट ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और हैश की जगह प्लस लिखें। अप्लाई करके देखते हैं यहां भी। तो यहां पर आप लिखते तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और 8 पंचे 40, और दिख रहा है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48। तो ऐसे ही ऑपरेशन अगर यहां लगाएं तो यहां पर एट द रेट ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और हैश की जगह प्लस, तो 5 गुना 2 10 और 7 चौके 28, और इसको जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 38। बहुत सिंपल सवाल है। तो जल्दी जल्दी चलते हुए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। यहां पर यह पूछा गया है कि इसकी जगह क्या होगा, और मैं ये बात जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि सब लोगों ने टेस्ट बना रखा है, और जो मुझे YouTube पर देख रहे हैं उनके लिए तो मैंने बार बार यही कहा कि आप पॉज करिए फिर बनाइए। बहुत सिंपल सवाल होते हैं। आते हैं यहां पर आए, तो मैं जब भी ऑपरेशन देखता हूं तो ये कोशिश करता हूं कि जिस ओर नंबर बड़े हों, लेकिन ये बात यहां लागू नहीं है। इस पूरी सीरीज में नंबर कहीं किनारे में बड़े होते हैं तो हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल देखते हैं, पता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं हो रहा इसलिए नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मैं यहां यूनिट डिजिट को देखूं तो मेरे पास, हाँ, यूनिट डिजिट के नाम पर दिख रहा है कि, या यूनिट डिजिट ना देख के यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इन दोनों को देख रहा हूं कि 7 और 1 8, 6 और 2 8, तो मैं देखूं कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो 28 हो रहा है, और इन दोनों का सम भी 28 हो रहा है, बराबर बराबर है। लॉजिकली को छोड़ी, इन दोनों के बीच 28 और इन दोनों का सम 28। अगले में अप्लाई करें तो मुझे इन दोनों का सम 4 और 1 5 और 3 और 2 5, यानी कि इन दोनों का सम भी 4 1 5 और 3 1 4, यानी इन दोनों का सम मेरे पास आ रहा है 5 45, और इन दोनों का सम भी दिख रहा है आपको 45, 3 और 2 5 और 2 2 4, यानी कि यहां और यहां का सम भी 45, इसका सम भी 45। तो फर्स्ट और लास्ट का जो सम है वही मिडिल का सम है, यहां भी फर्स्ट और लास्ट का जो सम है वही मिडिल का सम है। तो ये बात सोचते हुए ये पूछ रहा है कि C की वैल्यू क्या, तो इन दोनों का सम मेरे पास आया 9 और 7 6 3 1 46 46, तो इसका और इसका सम भी 46 होगा, यानी 18 प्लस C भी 46 होंगे। तो C की वैल्यू 46 में से 18 माइनस करने की होगी, और 6 16 में से 8 गया तो 8 और 3 28 और 28 इज माय राइट आंसर। बहुत सिंपल सवाल था, इसलिए
इस बार का सेट आसान मिला है आपको, बहुत आसान मिला है, रिलैक्स। तो फिर भी आसान मिला है तो आपकी स्पीड देखी जाएगी और टाइम देखा जाएगा। और जब सेट आया है तो आया है, जैसा भी सेट आया है उसे डिस्कस करना है। इस बार एक सीरीज की बात की गई है, बहुत सिंपल सीरीज है कि इसके बाद अगला क्वेश्चन मार्क, तो पैटर्न पकड़ना है। यहां दिख रहा है कि बाहरी सर्कल यहां आया और अंदर वाला पार्ट यहां आया, तो ये बात अगर जारी रहे तो इस बार बाहरी सर्कल हेक्सागन है, तो हेक्सागन आपका राइट आंसर है। चलिए ओके, रैंकिंग का सवाल है। इसने कहा कि एक क्लास है जिसमें पास स्टूडेंट में नीतू जो है 22nd पर है। तो इस डायग्राम की बात करें तो नीतू 22nd पर है शुरू से। पास विद्यार्थियों में नीतू ऊपर से 22वें स्थान पर है। अर्पणा जो नीतू से 5 रैंक नीचे है, तो रैंक हमेशा लेफ्ट साइड बड़ी होती है। जो क्लास का टॉपर होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो नीतू अगर यहां है और नीतू से 5 रैंक नीचे, तो रैंक नीचे वाला पीछे जाएगा। और अर्पणा की रैंक 5 रैंक नीचे है, तो अर्पणा 27 पर है शुरू से, क्योंकि नीतू उससे ज्यादा रैंक और उससे कम रैंक में अर्पणा है। तो 5 रैंक नीचे, तो अर्पणा की रैंक 27, और उसको गिना गया अंतिम से, तो अंतिम से वो 34वें स्थान पर है। और ये बात हो रही है पास विद्यार्थियों में, जो स्टूडेंट पास कर गए हैं। तो यहां अर्पणा के बारे में आपको शुरू से और अर्पणा के बारे में अंत से मालूम है। तो अभी पास विद्यार्थियों की टोटल संख्या पूछी जाए 27 + 34 -1, और -1 क्यों? तो -1 इसलिए कि आप जब यहां से गिन रहे हैं तो अर्पणा को गिन पा रहे हैं, और इस ओर से गिनेंगे तो भी अर्पणा को गिनेंगे। ये अर्पणा 2 बार गिनी गई है, इसलिए -1, और इसकी संख्या हो गई टोटल 60। लेकिन ये यहां पर भी नहीं रुका। इसने कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी और फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है। यानी कि पास कर गए हैं 60 और फेल हो गए हैं 15, क्योंकि 4:1। तो अगर 4 स्टूडेंट पास तो 1 फेल, तो उस रेशियो में आएंगे। तो 60 पास तो 15 फेल, तो कुल कितने हैं? तो इनको जोड़ देंगे और आंसर हो जाएगा 75। बहुत सिंपल सवाल है। चलिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है, और ब्लड रिलेशन में कुछ करना ही नहीं है। यहां पर बोला गया N#F, और हैश का मतलब है P इज सिस्टर ऑफ Q। तो यहां भी आप पढ़ेंगे N इज सिस्टर ऑफ F। F*T, स्टार का मतलब है डाउटर, तो F इज डॉटर ऑफ T। डाउटर का मतलब बेटी। $T, डॉलर का मतलब है फादर, तो T इज फादर ऑफ J। और J#Q, हैश का मतलब अगेन सिस्टर, तो J इज सिस्टर ऑफ V। तो डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो ऐसा, और आपसे पूछा गया N V से कैसे संबंधित है, तो N V की बहन है। आई होप सो, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत इजी सवाल है, और मैं बहुत टाइम देकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर टाइम भी लंबा हो जाएगा और आप टेस्ट देकर बैठे हुए हैं। काउंटिंग फिगर, कितना आंसर आया है? अच्छा 21, ओके। और 21, 22 भी आंसर है, ओके। और किसी से बना ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं। मैंने कहा था कि काउंटिंग फिगर के नाम पर कई बार आप गिनने में उलझते हैं। गिनना पड़ सकता है, रूल्स भी हैं, लेकिन कई बार मान लीजिए रूल नहीं आ रहा, गिनना भी पड़े, तो चीजों को टुकड़ों में बांट दीजिए। यहां अगर मैं इस सवाल को लेयर में बांट दूं, ये अलग लेयर, ये अलग और ये अलग, तो ऊपर में कितने हैं? तो आप सीधा जवाब 1 2 3। इस लेयर में 1 2 3 4 5 6, 6 छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 और 6। और अब आप, या ऐसे भी आप देखिए, जिन्होंने क्लास ली है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई अगर मैं इसको यूं देखूं, तो मैं यहां बांट दूं तो मेरे पास ये 3, ये 3, यहां से बांट दिया है तो ये 3 और ये 3, और फिर उसके बाद क्या देखते हैं? तो जंक्शन इफेक्ट, यानी वो हिस्सा जो इनसे मिलकर बना है, तो इनसे मिलकर ये 1 बना है, तो इधर 3 इधर 3, और इन दोनों टुकड़ों से मिलकर बना है 1, तो 3 3 6 1 7। तो ये बात आप यहां गिन भी सकते हैं। इस लेवल पर 7, यानी कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 और इसको मिलाकर 7। नीचे के लेवल पे भी यही बात कि 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे छोटे, फिर ये 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। यानी कि जंक्शंस, यानी ऐसे भी अगर आप बनाते, थिंक, एक मिनट, अगर आप यू बनाते तो आप यहां से बांटते, यहां कहते 2, यहां कहते 2, यानी कि इधर 2 इधर 2, और इनसे मिलाकर 1 तो 5। अगली बार ऐसी कोई सीरीज ऐसी जुड़ जाए तो फिर कहते 2, और इन दोनों से मिलाकर आप कहते 1, तो 2 2 4 2 6 7 8, ऐसे भी सोचते। तो ये बात मैं यहां पर सोच रहा हूं, तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 और 11, यानी कि इसके निचले हिस्से में 11। यानी कि अगर आप 3 पार्ट बांटते तो ऊपर 3, नीचे बीच वाले हिस्से में 7 और यहाँ 11, तो 11 और 7 18 और 3 21, 21 यानी 20 जो सोच रहे थे वो तो गए। ऑल्सो जब मैं अब अलग अलग बांट कर देख चुका हूं, तो बांट कर देखने के बाद हमें क्या देखना होता है, जंक्शन इफेक्ट। यानी कि मैंने ये अलग माना है, तो सोचिए कि ये हिस्सा इसके साथ जुड़े तो इस ऊंचाई तक एक ये ट्रायंगल मिलेगा, ये वो ऊपर और सेकेंड लेयर तक की बात है, यहां और यहां तक की बात हुई है। तो ये हिस्सा ना तो आपने 3 में गिना है ना तो 7 में गिना है, ये मिलने के कारण बना है ना, तो ये अलग, और फिर ऐसे ही एक बड़े ट्रायंगल की बात चलेगी जिसको आप जंक्शन कहते हैं। तो आपने इंडिविजुअल लेयर में देखा 3 7 9, सॉरी 3 और 7 10, 10 और 11 21, और फिर आपने इन दोनों लेयर को जोड़ा तो 22 और 23, और 23 से ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है तो सोचना भी नहीं है। 23 इज द राइट आंसर। 23 है ना, तो 7 3 10 11 21, 21 और 2, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है और बहुत इजी है। ये पूछ रहा है कि वेन आरेख में त्रिकोण जो है वो छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि यहां पर स्टूडेंट है, ठीक है, वृत्त डिप्लोमाधारी है, ये डिप्लोमा वाले हैं, एंड चतुर्भुज स्नातक का प्रतीक है, यानी कि ग्रेजुएट है। और आपसे सवाल है कि उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या जो डिप्लोमा धारक हैं लेकिन स्नातक नहीं, स्टूडेंट हैं, तो पहली बात तो कितने छात्र, यानी कि यहां देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट चाहिए, तो स्टूडेंट के नाम पर आपको ये ट्रायंगल चाहिए, यानी कि बाकी नंबर आप हटा लीजिए। आर डिप्लोमा होल्डर, तो डिप्लोमा होल्डर के नाम पर आप इसके अंदर, यही 2 बचे, यानी ये हट गया। स्टूडेंट चाहिए था तो ट्रायंगल में आए, डिप्लोमा होल्डर है तो सर्कल में आए, तो 2 बच गए। बट नॉट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट नहीं चाहिए, जबकि ये स्क्वायर जो है वो ग्रेजुएट है, तो इसको भी हटा दिया, तो आपके पास रिमेनिंग बच गए 8, और आंसर है, आई रिपीट, अच्छा रिपीट कर देता हूं। ये अलग अलग है, पहले बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टूडेंट के लिए आपने बोला कि स्टूडेंट सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर्कल जो है वो स्टूडेंट है, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट चाहिए, तो स्टूडेंट चाहने के नाम पर ये नंबर आपके कैंसिल हो गए, ये बच गए। आर डिप्लोमा होल्डर, और डिप्लोमा होल्डर के लिए आपने क्या बोला हुआ है, डिप्लोमा होल्डर, ओके सॉरी एक मिनट, पहला आपने कहा स्टूडेंट और ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के नाम पर आप ट्रायंगल ले गए, तो ये वाला पोर्शन आउट। आर डिप्लोमा होल्डर, और डिप्लोमा होल्डर के नाम पर आप सर्कल लेंगे, तो डिप्लोमा होल्डर के नाम पर अब आप सर्कल वाले को लेंगे, यानी आप इससे अलग ये हटा देते हैं। बट नॉट ग्रेजुएट, और ये वाला हिस्सा ग्रेजुएट वाला है, लेकिन उसने कहा नॉट ग्रेजुएट, तो आपके पास 8 ही तो बचा। तो वेन डायग्राम में इस टाइप के सवाल बस एलिमिनेट कराते हैं, कुछ इसमें होता नहीं है, दैट्स वाई ये आसान होते हैं। हाँ, ये वाला सवाल पेयर्स ऑफ लेटर की अट्रैक्शन के अक्षरों में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा हो उनके लिए। ये कुछ ऐसा सवाल है कि जस्ट लाइक मान लीजिए ए से जेड लिखा हुआ है, लिख देता हूं ए
मान लीजिए एक सवाल होता, जिनको सवाल ही समझ में नहीं आता उनके लिए, कि लेमन के लेटर्स के बीच कितने ऐसे लेटर पेयर होंगे जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने अल्फाबेट में होते हैं। यानी कि फिर भी नहीं समझ में आया तो यहाँ एल और ओ के बीच अल्फाबेट में कितने लेटर हैं, अल्फाबेट ए से जेड लिखेंगे तो एल और ओ के बीच कितने हैं, 2, और यहां भी एल और ओ के बीच कितने हैं, 2। तो ये एल और ओ हमारा एक पेयर है। यही सवाल है कि अट्रैक्शन के अक्षरों में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी कितने ऐसे जोड़े होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते वक्त होंगे। इसके बनाने का एक बहुत सिंपल तरीका क्लास से बता रखा है, कुछ मत करिए, अल्फाबेट की काउंटिंग कर डालिए। यानी अगर आप ए पढ़ते हैं तो ए के बाद पढ़िए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं मिला, टी यू वी पहला क्या मिला है, अच्छा। तो ये बात आप पूरा पढ़ेंगे तो इन्होंने पहले ही कहा कि सर सीधे में कुछ भी नहीं मिल रहा, उल्टे में पढ़ मिल रहा है, एन ओ, यही मिल रहा है ना, पक्का आप ही के भरोसे पे चल रहा हूं। हाँ, तो आप देखिए कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में पढ़ना है तो एन ओ, एन के बाद अल्फाबेट में भी ओ पढ़ते हैं तो एन और ओ के बीच कुछ भी नहीं यहां है, और कौन सा है, एन ओ। फिर आगे भी पढ़ते तो सबको पढ़िए, तो फिर आप कौन सा, ओके, आर एस टी, एक मिलेगा आर टी, तो कुछ नहीं करना होता, पढ़ना ही होता है, एन ओ पी क्यू, तो एन ओ एक पेयर मिला है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला। फिर मैं यहां आता तो आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं मिला, सी डी ई एफ जी एच नहीं मिला, और ये सब बता रहे आर टी, तो आर टी, और आंसर है 2। गुड, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें। ये कह रहा है एक मिनट, ये कह रहा है कि 6 बच्चों का एक ग्रुप है जहां पर उनके हाइट की बात है, तो ये आपसे पढ़ा गया कि क्यू पी से लंबा है, तो अगर मैं ऐसे लिखता कि क्यू पी से लंबा है, जो लंबा है उसको ऊपर लिखते हैं, लेकिन एल जितना लंबा नहीं, तो एल ज्यादा लंबा है। एम एन और ओ से लंबा है तो एम एन और ओ से लंबा है, तो जो लंबा है वो ऊपर, लेकिन पी जितना लंबा नहीं तो पी और ज्यादा लंबा है। इस बात को जोड़ें तो ये डायग्राम यू बनेगा, और जो लंबा है वो ऊपर, यही बनेगा। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा या तो एन होगा या तो ओ, और ये बताने वाले ने क्लियर नहीं किया है, इसलिए डेटा इनएडिक्वेट, आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आए, वेन डायग्राम का सवाल, वेन डायग्राम कर रहा हूं, सेलुलिज्म का सवाल है। ये तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी। मेरे मेथड से जिन्होंने पढ़ा होगा, जेड बना हुआ है, सम प्लस ऑल के केस में सभी सम वाले सही, और आप इतने पे लगा लेते, पेन भी नहीं चलाना पड़ता अगर आप इसे मेरे मेथड से बना रहे होते, क्योंकि मैंने बता रखा था कि अगर जेड के केस में सम प्लस ऑल दिखे तो सम प्लस ऑल के केस में सभी सम वाले सही होते हैं, बाकी सब गलत होता है। तो आप यहां पर आंसर दे देते ओनली, सॉरी बोथ। जिनको ये डायग्राम से देखना है तो ये कह रहा है कि सम बुक्स आर बैग, ठीक है, और फिर है ऑल बैग्स आर ट्री, जितने भी बैग्स हैं वो ट्री हैं, तो बैग जितने भी हैं वो किसके अंदर आएंगे, ट्री के अंदर आएंगे। अगर डायग्राम से बनाते तो ऐसा, तो पहली बात है कि सम बुक्स आर ट्री, तो ऑफ कोर्स बुक का कुछ हिस्सा तो ट्री बना ही, और सम ट्री आर बुक, तो कुछ ट्री का हिस्सा भी बुक बना है, और इसलिए बहुत इजी। और ये सेट कायदे से बहुत इजी सेट था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए अच्छी बात है, तो इस सेट में आप अपने आप को तौलिए कि आपने सवालों के साथ कितने टाइम लगाए। 25 सवाल क्या आपसे 10 मिनट के दायरे में बने या नहीं बने। अगर आप 25 सवाल 10 मिनट के दायरे में नहीं बना रहे हैं तो आपकी स्पीड स्लो है, आपको यहाँ स्पीड पे काम करना है। तो चलिए, ऑनलाइन में जो लोग मिले अच्छी बात है, वेलकम। हम फिर से अगले सेट में फिर मुलाकात करेंगे। जुड़ते रहिए हमारे टेस्ट के इस हिस्से में, क्योंकि टेस्ट सही मायने में परीक्षा की तैयारी है। आपकी स्थिति क्या है इसको जानने का तरीका, और इस बहाने हम लोग रूबरू भी होते रहेंगे। हाँ, मैं बहुत जल्द कुछ टॉपिक भी आपको लेकर आऊंगा, तो चाहूंगा कि आप जुड़े रहें, प्यार बनाए रखें।
तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टेस्ट के साथ, अगले यूट्यूब वीडियो में भी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।